जब पटना हाई कोर्ट ने कुमार अमित के पीआईएल को एक्सेप्ट किया और 2 फरवरी को माफ़ कीजिए 2 दिसंबर को उसकी सुनवाई की और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आप अगले 2 से 3 सप्ताह में जवाब दीजिए, शपथ पत्र दायर कीजिए, तो 14 या 16 दिसंबर 2022 को नहर मतलब सिंचाई विभाग या जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंबिका नगर में रत्नागिरी या रतनपुर नहर चैनल के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि इसे पीआईएल का असर नहीं है? हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पैसा आया इस पीआईएल के बाद आया है, भाई वो तो 2018 से चल रहा है, इसी एफिडेविट में लिखा हुआ है। इसी एफिडेविट में चीफ सेक्रेटरी पटना हाई कोर्ट को सूचित कर रहे हैं कि 2018 में डीपीआर बना था। हाँ, और देखिए खटाक से उसके बाद जो है सो पैसा भी आ गया। मोती झील अब डल झील बन जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या आप रत्नागिरी चैनल का नाम सुने हैं? क्या आप रतनपुर नहर के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। आज हम आपको मोती झील की वो कहानी बताएंगे, वो सच दिखाएंगे जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाइएगा। तो अभी हमारे इस शो में हमारे साथ बैठे हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और मोती झील की वो पूरी कहानी, साथ में क्रेडिट लेने की जो होड़ लगी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि मोती झील अब वास्तव में क्या डल झील बन जाएगा? देखिए, डल झील बनेगा या क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद, मतलब हम लोग बच्चे थे तब से सुन रहे हैं कि मोती झील का विकास होगा, लेकिन अब जाकर लग रहा है कि मोती झील का सचमुच विकास होकर रहेगा। क्योंकि हाल ही में जैसा कि आपने देखा कि एक बड़ी रकम केंद्र सरकार से मिली है मोती झील के विकास के लिए। मोती झील के विकास के लिए एसटीपी भी है उसमें शामिल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका अर्थ है कि जो शहर भर की गंदगी, गंदा पानी वहाँ जाएगा, वो पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, मतलब उसको साफ़ किया जाएगा और फिर उस पानी को वहाँ छोड़ा जाएगा। तो मतलब इस दिशा में कोशिशें अब हो रही हैं, पैसा आ रहा है। जहाँ तक क्रेडिट लेने की बात आपने कही तो पॉलिटिकल क्लास क्रेडिट लेगा ही। सर, क्रेडिट लेने वाली बात जो मैंने कही उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि मोती झील का जो पानी है वो पानी कहाँ से आता है? जिस चैनल की मैंने बात की उस चैनल की उस सच्चाई को बताइए जो दर्शक आज तक नहीं जानते। देखिए, जब मेरे पास पहली बार जनवरी महीने में, जनवरी की शुरुआत में पटना हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग के बाद जब पहली बार मुझे कुमार अमित, जो मोतिहारी के ही रहने वाले हैं और जिन्होंने मोती झील के संबंध में एक पीआईएल पटना हाई कोर्ट में डाली थी, पीआईएल एक्सेप्ट हुआ था, उस पर सुनवाई हुई और सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को 2 या 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ही नहीं, यहाँ के जिलाधिकारी हों या इससे जुड़ा हुआ हर जितना भी विभाग हो, जैसे वन विभाग और तमाम, मतलब जो भी जो कमेटी हो, बुडको वगैरह, सबसे ये हुआ था कि आप लोग मीटिंग करिए, मीटिंग करके हाईकोर्ट को ये बताइए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। तो पहली बार कुमार अमित ने मुझे ये बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने अपने एफिडेविट में ये लिखा है कि रत्नागिरी नाम का एक चैनल है जो रिचार्ज करता है मोती झील को, पानी देता है, मतलब रिचार्ज करता है, वहाँ से उसका सोर्स वाटर का फ्लो है, वहाँ से मोती झील का जो पानी है वो भी तो कहीं से आता है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि रत्नागिरी से आता है। तो मैं आश्चर्यचकित था कि 43 साल की उम्र हो गई, 30-35 साल से मोतिहारी में है और आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि रत्नागिरी चैनल कहाँ है। रतनपुर नहर की भी बात है। रतनपुर नहर अभी कल पता चला, 6 फरवरी के बाद, आज 7 फरवरी है, एक शायद नया कोई एफिडेविट वहाँ हाईकोर्ट में जमा हुआ है कुमार अमित के पीआईएल के उसके ऊपर, जो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो उसमें कहा गया रतनपुर लघु नहर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये उसमें स्वीकार किया गया है कि रतनपुर लघु नहर है जो कि मोती झील को रिचार्ज करता है और वो अतिक्रमण चैनल भी है। अब पता नहीं वही शायद रतनपुर नहर है। और फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ है, रतनपुर नहर कहाँ है।
तो जो कागज आया आप बताइएगा कि कहाँ है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों एक मिनट ये जानिए कि इसमें बकायदा एक एफआईआर हुआ है 14 या 16 उस पर आते हैं, लेकिन हम 2022 एक मिनट आपसे समय लेंगे। हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि जिस चैनल की बात हो रही है, जिस लघु नहर की बात हो रही है, शायद पूरे मोतिहारी वासियों को इसके बारे में पता नहीं होगा, और ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोस्ट के पास। ये मैं दिखाना भी चाहूँगा कि एक एफआईआर की कॉपी है। बंजरिया थाना में एफआईआर नहर विभाग के शायद इंजीनियर साहब ने करवाया। मैं इसको भी लगाऊंगा भी स्टोरी में। एफआईआर है। हाँ, ये 14 या 16 दिसंबर 2022 का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है तरकुलवा मोहल्ला अंबिका नगर, थाना बंजरिया, जिला पूर्वी चंपारण। इसमें जो परिवादी है अजय कुमार चौधरी है, ये कोई अधिकारी है। अच्छा। और इन्होंने रतनपुर नहर के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है 14 या 16 दिसंबर 2022 को। ये मतलब कोर्ट को इन लोगों ने सूचित किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो रतनपुर का जो ये नहर है अंबिका नगर में ये चंचल बाबा का जो मठ है उसके ठीक अपोजिट साइड में का जो मोहल्ला है वो अंबिका नगर बोलते हैं, और वहीं पे ये रतनपुर नहर या रत्नागिरी चैनल है जो अतिक्रमित है सरकारी दस्तावेज के। दुख की बात ये है कि वो अतिक्रमित है। अतिक्रमित क्या है, मैंने खुद देखा है, वो डेड सिचुएशन में है और मतलब वो कागज पर ही होगा मुझे लगता है। और वाटर का सप्लाई मोतीझील में अब देखिए वो धनौती से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो अब धनौती से जुड़ा हुआ है। वो सर एक लेन में आप समझाइए। देखिए वो धनौती से जुड़ा है, मैं वही बता रहा हूँ। धनौती से वो नहर निकला है, रतनपुर नहर या रत्नागिरी चैनल, और वो आता है अगर आप पूरब तरफ से, शहर के पूरब दिशा से आते हैं, और फिर वो आकर रिचार्ज करता है मोती झील को। अच्छा। एक तरफ से, दूसरी तरफ से राम रेखा नदी है जानपुर चौक पे, आपने देखा होगा। हाँ, वो भी अतिक्रमित है, वो भी वहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है। वो भी पानी आकर मोती झील को रिचार्ज करता है। तो ये जो रतनपुर नहर अंबिका नगर वाली है, जो हम लोगों ने देखा कि ये पटना हाई कोर्ट के उस पिटीशन के आलोक में है जहाँ एफआईआर हुआ है, ये पूरी तरह से डेड है। अब जब वहाँ से आप निकलते हैं चंचलवा का मठ, उसको क्रॉस करके रेलवे लाइन को क्रॉस करके एक सड़क है जो जानपुर स्टेशन से जानपुर जाती है, उसको क्रॉस करके वो मोती झील में मिलती थी। लेकिन जब आप वहाँ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊं, कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, यही ये इलाका है। अच्छा। यही वो इलाका है, उसको हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि जो कम्प्लीटली उस पानी को आने का कहीं रास्ता ही नहीं है, वो कंप्लीट ब्लॉक है। अच्छा। बीच में पूरा इस पार से उस पार मोती झील के बीच पेटी में घर बना हुआ है। वो ज़मीनें बेची गई है, वहाँ घर बना है, मुझे नहीं मालूम वो अतिक्रमित है या नहीं है। मतलब प्रशासन को, संबंधित एजेंसीज को बताना चाहिए, नगर निगम को भी बताना चाहिए कि उन घरों का रसीद कटता है नहीं कटता है, टैक्स वो लोग अगर लेते हैं तो क्या, अगर उन घरों से वो टैक्स लेते हैं अतिक्रमित मकान से जो मोती झील का अतिक्रमण कर रही हैं, तो अगर नगर निगम वहाँ हाउस टैक्स लेती है तो किस बिना पर लेती है, किस आधार पर लेती है? तो ये सब इशू है। तो मेन करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए मोती झील के विकास के लिए आ रहे हैं, और जो नहर, जो चैनल, जो नदी मोती झील को रिचार्ज करता है, वाटर फ्लो का जहाँ से बात आती है, जहाँ से पानी मिलता है मोती झील को, वही रास्ता बंद है। तो इस स्थिति में मोती झील, डल झील कैसे बनेगा? मुझे नहीं मालूम कैसे बनेगा, लेकिन मैं एक चीज़, मोती झील तो डेड कर जाएगा सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी आज क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारी वजह से आया, हमारी, ठीक है आपकी वजह से आया होगा, सब ने कुछ कुछ उसमें योगदान किया होगा, लेकिन किसी भी झील के लिए पानी जो है वो ब्लड है, उसका वाटर सप्लाई बंद है। नहीं, ब्लड है उसका, रक्त है। हाँ। जैसे एक इंसान के जीने के लिए खून की ज़रूरत होती है, एक झील के जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो जो रिचार्जेबल सोर्स है, वो चाहे रतनपुर नहर हो, रत्नागिरी चैनल हो, राम रेखा नदी हो, वो सारा का सारा अतिक्रमित है, डेड है, ध्वस्त है। ध्वस्त है।
के अमित ने अपने पीआईएल में इसी अतिक्रमण को लेकर कुछ सवाल उठाया है। अब देखिए उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आज करोड़ों रुपए आने का क्रेडिट ले रहे हैं, क्या कल को अगर हाईकोर्ट ये आदेश दे दे कि ये जो तस्वीर हम लोगों ने दिखाई कि कैसे बीचों बीच मोती झील में घर बना हुआ है कि इसको तोड़ा जाए, ये अतिक्रमण है, इसको तोड़ा जाए, और जब बुलडोज़र चलेगा तो क्या यही लोग जो आज क्रेडिट ले रहे हैं वो कल क्रेडिट लेने जाएंगे या बुलडोज़र के आगे बैठेंगे कि नहीं नहीं मकान नहीं तोड़ा जाए? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो पॉलिटिकल क्लैश वाली बात हो जाएगी। मैं तो जैसा ये कि हम लोग कह रहे हैं कि आप मौजूदा स्थिति में मोती झील का चाहे जितना भी विकास कर लीजिए, चाहे जितने उसमें फव्वारे लगा लीजिए, चाहे जितने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना लीजिए, सड़क बना लीजिए, पौधे लगा लीजिए, लेकिन उस मोती झील को रिचार्जेबल नहर रत्नागिरी, रतनपुर नहर या राम रेखा से पानी का सोर्स ही बंद रहेगा तो ये मोती झील कब तक जिंदा रहेगा? 5-10 साल 20 साल रह जाए, लेकिन जब आप उसके सोर्स को ही ख़त्म कर देंगे सूख जाएगा, सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सरकार का वो सैकड़ों करोड़ रुपया का क्या होगा? तो असल सवाल यही है। क्रेडिट लेना बुरा नहीं है। अब सर मैं क्रेडिट पे आता हूँ। नहीं, हाँ बताइए। क्रेडिट की जहाँ तक बात रही तो सर जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी से ये प्राप्त हुई है कि पीआईएल भी डाला गया। कुमार अमित से पहले भी कुछ पीआईएल डाले गए थे, जिसमें एक चंदमारी के ही हैं विजय कुमार सिन्हा जी हैं। विजय कुमार सिन्हा जी हैं, चंदमारी के विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी एक पीआईएल डाला था। उसके बाद शंभुनाथ सिखारिया और उनके साथ जो हैं नागेंद्र जायसवाल जी शायद, उन्होंने भी एक पीआईएल डाला था, और कुमार अमित, ये तीसरा पीआईएल। 3 पीआईएल डाला गया था। साथ में यहाँ भाजपा आप जानते हैं कि एक्टिव है, यहाँ के सांसद विधायक, उनका इसमें क्या योगदान, मेयर, ये सारे लोग देखिए जो भी जिस पोजीशन पे रहता है उसका तो वो लाभ लेगा ही, कोई भी लेगा। वो जाहिर है कि उसने एफर्ट भी किया होगा, प्रयास भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के प्रयास से इतना बड़ा मुद्दा जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था हो गया। सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास रहा होगा। लेकिन जो इस वक्त आपको तेजी दिख रही है, मेरा कहना है, मानना है कि पहले आप वो तीनों जो पीआईएल हैं उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। विजय सिन्हा जो चंदमारी का जो पीआईएल है उसके बारे में। इनका एक आदेश हुआ था 2014 में। अच्छा। उसमें झील के ड्रेनेज कैनाल पर हो रहे अतिक्रमण एवं रिहायशी इलाकों में जल जमाव को हटाने को लेकर इनका पीआईएल था। तो इसमें जो है हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आदेश दिया था कि यह जनहित, मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो हाईकोर्ट ने कहा है। ये 2014 की बात है, फरवरी 2014 में। मोती झील के बचाव के लिए जो 2014 में पीआईएल दाखिल किया था। झील में जो ड्रेनेज कैनाल है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं, उधर ड्रेनेज कैनाल क्या जो रतनपुर नहर और बाकी इन सबों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के ये एक पीआईएल था वहाँ पे। तो इसमें हाईकोर्ट का ये कहना था, आदेश था कि यह जनहित याचिका नागरिक सुविधाओं के मुद्दे को उठाता है जो शुद्ध तौर पर प्रशासनिक मामला है। अगर जिला पदाधिकारी के समक्ष इस संबंध में आवेदन दिया गया है तो वे शहरी नियोजन के तहत इस मामले का निरीक्षण संबंधित प्राधिकार से कराकर आधुनिक सिविक प्लानिंग के तहत ड्रेनेज सुविधा उपलब्ध कराएंगे और कानून के तहत शीघ्र अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को रोकेंगे। तो ऐसा हुआ? नहीं, हुआ रहता तो फिर आज ये सब क्यों होता? जाहिर है कि कोर्ट ने कहा, मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये प्रशासनिक मामला है, तो जिलाधिकारी के समक्ष आपको जो है आवेदन इसमें दिया गया है और जिलाधिकारी को चाहिए कि वो सिविक प्लानिंग के मुताबिक इसका करे। अब कितना हुआ नहीं हुआ, 9 साल पहले की बात है, 2014 की में आदेश आया था, वो सबके मतलब समझ में है। दूसरा जो आपने कहा, नागरिक अधिकार संरक्षण संस्थान द्वारा पीआईएल जो है 11,575/2022, इसमें मुख्य तौर पर नाले की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, नाले की सफाई के कारण बीमारी का प्रकोप और मोती झील की सफाई की बात उठाई गई थी, जिसमें 26/8/2022 को माननीय हाईकोर्ट ने निम्नांकित निर्देश के साथ इसको डिस्पोज कर दिया, केस को
पीआईएल को डिस्पोज कर दिया। क्या क्या कहा? असरदायक नहीं रहा। नहीं डिस्पोज कर दिया, मतलब जो निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया, वो क्या क्या डायरेक्शन दिया वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वादी सदर अनुमंडल पदाधिकारी को 4 सप्ताह के अंदर समस्याओं के संदर्भ में अभ्यावेदन समर्पित करेंगे। मतलब जो पिटिशनर है उनको हाईकोर्ट कह रहा है कि आप जाइए और सदर अनुमंडल अधिकारी को अपना आवेदन दीजिए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उक्त मामले पर तर्क एवं मुखर आदेश आवेदन प्राप्त होने के 4 माह के अंदर पारित करेंगे। इस अभ्यावेदन पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संबंधित को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। वादी को यह अधिकार है कि वो अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष इस मामले को रखे और यह आशा किया जाता है कि वैसे सक्षम प्राधिकार कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वादी को भविष्य में इस मामले में जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण में आने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिया, आदेश नहीं दिया, उनको भेज दिया कि सदर आप मैंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाइए और आप अपनी बात रखिए। पता नहीं अब ये गए, रखे नहीं रखे, और सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने क्या कार्रवाई की मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो 2 पीआईएल की बात हो गई। अब तीसरा पीआईएल जो कुमार अमित का है, जो चुनाव के दरमियान का है, उस पीआईएल की बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो तीसरा पीआईएल है ये दिसंबर में एक्सेप्ट हुआ था, इस पर बात हुई थी और मुख्य तौर पर वही बात है जो मैंने आपको बताई। कुमार अमित के इस पीआईएल पर 2 दिसंबर 2022 को पटना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से जवाब देने के लिए कहा था और 21/12/2022 को एक बैठक हुई। उस बैठक में कुछ पॉइंट्स नोट किए गए जिसमें आपको प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, सचिव जल संसाधन, सचिव पर्यटन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंध निदेशक बुडको और जिला पदाधिकारी मोतिहारी, इन सब लोगों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया और एक जवाब तैयार किया गया, शपथ पत्र एफिडेविट जो हाईकोर्ट में जमा किया गया। उसमें मेन पॉइंट ये था कि अप्रैल 2018 में राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 21.92 मतलब 21.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसके तहत मुख्य रूप से जलकुंभी निष्पादन, गाद निकालना, रोशनी पार्क, घाट, वृक्षारोपण, बेंच लगाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी जैसे कार्य किए जाने हैं। संवेदक इसके लिए नियुक्त हुए लेकिन कार्य नहीं हुआ, इसलिए दिसंबर 2019 में संवेदक के साथ किए इकरारनामा को खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2021 में पारित आदेश के आलोक में उस इकरार को पुनः जनवरी 2022 में बहाल किया गया। अब इसी एफिडेविट में कहा गया है कि प्रबंध निदेशक द्वारा परियोजना में प्रगति का बाधक अतिक्रमण को बताया गया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है अतिक्रमण। ये एफिडेविट चीफ सेक्रेटरी का मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जो शपथ पत्र। अच्छा, मैं कि शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अच्छा ये और उसमें चीफ सेक्रेटरी और भी पदाधिकारी और जिला अधिकारी भी मौजूद थे। नहीं, उनके मीटिंग के बाद ये शपथ पत्र चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बना करके जमा किया। अच्छा, और इससे ज़्यादा मतलब सत्य क्रेडिबल कुछ नहीं हो सकता है एफिडेविट से ज़्यादा, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर पटना हाई कोर्ट में जमा कर। इसमें क्या लिखा है, प्रबंध निदेशक कौन बुडको द्वारा परियोजना में प्रगति का बाधक अतिक्रमण को बताया गया है। ठीक है, रत्नागिरी चैनल जिससे मोती झील रिचार्ज होता है, यही रत्नागिरी जिसकी बात मैंने आपको बताई, जो अब बदल कर शायद रतनपुर नहर हो गया है, वही अंबिका नगर वाला जिस पर FIR हुआ है। रत्नागिरी चैनल जिससे मोती झील रिचार्ज होता है उसके पूर्ण जीर्णोद्धार पुनर्जीवन के लिए सचिव जल संसाधन विभाग को योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा जिला पदाधिकारी को रत्नागिरी परियोजना हेतु तथा झील के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना में पड़ने वाले अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु आवश्यक सहयोग का निर्देश दिया गया है। तो मेन मामला अटक जाता है अतिक्रमण पे। और मेन मामला ये भी है कि जब हम ये कह रहे हैं कि पहली बार 2 दिसंबर मैंने FIR जो रत्नागिरी नहर पे FIR हुआ है 2 दिसंबर के बाद इसको क्लियर करने दीजिए, 2 दिसंबर के बाद हुआ है, जब पटना हाई कोर्ट ने कुमार अमित के PIL को एक्सेप्ट किया
और 2 फरवरी को माफ़ कीजिए 2 दिसंबर को उसकी सुनवाई की और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आप अगले 2 से 3 सप्ताह में जवाब दीजिए, शपथ पत्र दायर कीजिए। तो 14 या 16 दिसंबर 2022 को नहर मतलब सिंचाई विभाग या जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अंबिका नगर में रत्नागिरी या रतनपुर नहर चैनल के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि इसे पीआईएल का असर नहीं है? एकदम बिल्कुल असर है। आप ये नहीं कहिएगा कि उसके बाद, अच्छा इसमें कहा गया, इसमें डेडलाइन दिया गया है कि 2024 के लास्ट तक ये सारी सफाई का काम हो जाएगा। इसी एफिडेविट में कहा गया है। मैं पढ़ के उसको भी आपको बताता हूँ। जलकुंभी हटाने का कार्य, ये एफिडेविट पढ़ रहा हूँ मैं, बार बार याद दिलाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट। जलकुंभी हटाने का कार्य लगभग 80% कर दिया गया है। चूँकि एक तरफ पूरा हो गया था इसलिए अब परसेंटेज नापने का काम तो अब नहीं किया जा सकता है। और गाद निकालने की मशीन जनवरी 2023 में आ जाएगी। अब पता नहीं आई है या नहीं, चेक करना होगा ये भी। एवं गाद निकालने का काम दिसंबर 2023 तक समाप्त कर लिया जाएगा। सिविल निर्माण कार्य, पौधारोपण इत्यादि कार्य साथ साथ चलेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रैल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये तो सफाई और अतिक्रमण भी क्या होगा, आप समझिए पॉइंट। ये अतिक्रमण की बात भी इसी में है। और वे मान रहे हैं कि प्रबंध निदेशक बुडको का ये मानना है, इस एफिडेविट में लिखा है कि मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो अतिक्रमण है। तो चलिए, गाद निकालने का काम हो रहा है, जलकुंभी हटाने का काम हो रहा है, एसटीपी के लिए भी सब कुछ आ गया। किसके क्रेडिट से आया नहीं आया वो आम लोगों का विषय नहीं है। आम लोगों का विषय इतना है मोती झील की सफाई, मिस्टर ए करे, मिस्टर बी करे, मिस्टर सी करे, मोती झील अच्छा हो जाए। लेकिन अच्छा कैसे होगा? आप सिर्फ गाद हटा दीजिएगा, साफ हो जाएगा? वाटर फ्लो कहाँ से होगा? वाटर का सप्लाई कहाँ से होगा? ये जो 2 दिसंबर की सुनवाई के बाद पीआईएल पर कुमार अमित के पीआईएल पर सुनवाई के बाद जब सुनवाई शुरू हुई 2 दिसंबर को, तब एफआईआर किया। तो एफआईआर होता है रतनपुर लघु नहर के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पैसा आया है इस पीआईएल के बाद आया है, भाई वो तो 2018 से चल रहा है। इसी एफिडेविट में लिखा हुआ है। इसी एफिडेविट में चीफ सेक्रेटरी पटना हाई कोर्ट को सूचित कर रहे हैं कि 2018 में डीपीआर बना था। अच्छा। हाँ, और देखिए खटाक से उसके बाद जो है सो पैसा भी आ गया। यही दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कुमार अमित का पीआईएल जो है मोतिहारी के मोती झील की विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। ये आप कह सकते हैं? मैं ये इतना भी क्रेडिट उनको भी मत दीजिए, लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए। नहीं, 3 पीआईएल दाखिल हुए। 2 पीआईएल में हाई कोर्ट ने साफ तौर पे जिला लेवल पे उसको भेज दिया, तब अधिकारी को भेज दिया कि आप वहां जाइए और वहां और यहाँ चीफ और इस पीआईएल में यहाँ चीफ जस्टिस संजय करोल, माननीय संजय करोल जी खुद मतलब एक तरीके से वो मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बहुत जल्दी में सुनवाई की, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को जवाब नहीं मतलब चीफ सेक्रेटरी को कहा, सबको उसमें सारे स्टेक होल्डर को शामिल कराया। और आपको ये जवाब मैंने पढ़ के सुनाया है, ये एफिडेविट है, ये आप दिखा भी सकते हैं। और 24 तक कार्य पूरा करने का शपथ पत्र दिया गया है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि सब लोगों के सहयोग से हुआ। डीपीआर जो है खुद जिला प्रशासन ने बनाकर दिया था 2018 में, और जल शक्ति मंत्रालय ने उस पैसा को रिलीज़ किया है। तो क्रेडिट आप किसी को दीजिए, कुछ करिए, आपको लेना है ले लीजिए, लेकिन अगर किसी का क्रेडिट है तो उसको ख़त्म मत कीजिए। जैसे आपको याद होगा कि जो पश्चिमी साइड में भवानीपुर जिरात की तरफ यहाँ जो एसडीएम थे प्रियरंजन राजू जी, अतिक्रमण हटाने का कार्य, और यहाँ के डीएम शीर्षद कपिल अशोक जी, इन दोनों लोगों ने प्रोएक्टिवली काम किया था उस अतिक्रमण को हटाने का, जिस पर आज कहा जा रहा है कि रोटरी क्लब से लेकर मिस्कॉट तक तो 1.9 और 8 किलोमीटर रोड की सड़क बनने जा रही है। तो वो अतिक्रमण जब हटा तभी तो सड़क बनेगी। तो ये अतिक्रमण हटाने का काम तत्कालीन जो एसडीओ थे प्रियरंजन राजू जी और जिलाधिकारी महोदय शीर्षद कपिल अशोक, इन लोगों ने शानदार काम किया था। मतलब शानदार काम, पॉलिटिकल सहयोग में मिला होगा।
मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सहयोग मिला या नहीं मिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर गजब का था उस वक्त। अच्छा। और इन लोगों ने जो स्थानीय लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन बनाया था वो बड़ा अच्छा था। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो आपको जिला प्रशासन को देना पड़ेगा। या एक बातचीत जो उठी जिलाधिकारी के रहते हुए जल जंगल ज़मीन, मतलब पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, चाहे धनौती की बात हो, पेड़ों को बचाने की बात हो, आपको मोती झील को ही साफ सफाई, वहाँ जो तरह तरह की एक्टिविटीज़ हुई या फाउंटेन्स वगैरह लगे, तो अब एक दिन में कोई ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि एकदम आसमान से तारे तोड़ कर कोई आकर लगा देगा। लेकिन वो मुद्दा रहा, यहाँ की सिविल सोसाइटी गाए बगाए सब लोगों ने आवाज़ उठाई अपने अपने तरीके से। लेकिन मेरा कहना है कि जो तत्कालीन कुछ वजह होती है किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो तत्कालीन वजह, और इसलिए क्योंकि वो बड़ा ठोस वजह है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर एक PIL में खुद इंटरेस्ट लेकर उसको एडमिट करके सुन रहे हैं, एकदम धराधर ऑर्डर कर रहे हैं, उसको कायदे से देख रहे हैं और उस पर एक्शन होता जा रहा है, एक्शन लेने में तेज़ी आती जा रही है, तो उस पिटिशनर को, उस लॉयर को भी क्रेडिट देना चाहिए। कुमार अमित को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने जो PIL की ड्राफ्टिंग की थी वो बहुत, कुमार अमित ने तो जो किया है वो सार्वजनिक है, इसमें क्रेडिट लेने की बात जो होड़ मची है मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि सब लोग ले और सबके सहयोग से मोती झील का विकास हो, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन कुमार अमित के PIL ने जो विकास की कहानी में जो अपना योगदान दिया है, मोती झील के विकास की कहानी में, वो काफ़ी सराहनीय है। एग्जैक्टली। नहीं तो बताइए ना मुझे, आपको, आप जाइए पूछिए सभी लोगों से, मुझे लगता है सब लोगों से पूछना चाहिए कि रत्नागिरी चैनल कहाँ है, कोई नहीं जानता। रतनपुर लघु नहर कहाँ है, कोई नहीं जानता। तो और वो किस हाल में है। और जब तक नदी मोती झील को, जब तक आप रिचार्जेबल जो उसका सोर्स है उसको आप अतिक्रमण मुक्त नहीं कराएंगे, उस पानी के आने का रास्ता अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, तब तक आप लाख कुछ भी करा लेंगे, मोती झील तो फिर बस डेड हो जाएगा। और अभी राजनीति अपनी जगह है, वो चलती रहेगी, उससे हमारा, आपका, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, वो तो है, वो इस PIL में है। हालांकि कुमार अमित ने एक रिजॉइंडर भी डाला अतिक्रमण को लेकर अपने PIL में। कल ही शायद 6 फरवरी को कुछ हियरिंग थी, लेकिन शायद हियरिंग नहीं हुई है चूँकि चीफ जस्टिस जो पटना के थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। आगे जो कुछ भी होगा हम कोशिश करेंगे कि कुमार अमित के साथ भी इस पर हम बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से जुड़े हैं तो शेयर कीजिए, अपना कमेंट लिखिए, बताइए और अपनी राय दीजिए मोती झील को बचाने को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।